गाथा सूर्यगढ़ राज्य का राजमहल सुनहरा था, पर उसमें वर्षों से एक खालीपन था। राजा वीर सिंह और रानी रत्नप्रिया के विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई थी। रानी रोज मंदिर में पूजा करती, राजा हर पूर्णिमा को हवन करवाते, वैद्य पंडित तांत्रिक सब प्रयास किए जा चुके थे। एक दिन रानी रत्नप्रिया शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी, तभी दो सेविकाएं सुमति और चंपा कमरे की सफाई करती हुई आपस में बात करने लगी। सेविकाओं की बातों से रानी को ज्ञात हुआ कि जंगल में एक साधु महातपस्वी कालभैरव है जो मनोकामना पूरी करते हैं। रानी ने उसी रात ठान लिया वह अगली सुबह अकेले ही जाएगी। सुबह होते ही जब पूरा महल अपने कार्य में व्यस्त था, रानी पिछली ओर से चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। रानी ने साधु की कुटिया देखी, काले धुएं और राख से भरी एक छोटी झोपड़ी। साधु ध्यान में था। रानी ने उसे प्रणाम कर संतान न होने की पीड़ा बताई। साधु की दृष्टि रानी के सौंदर्य पर अटक गई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, उसने कहा, पर उसके लिए एक रात मुझे समर्पित होनी होगी। साधु क्रोधित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब श्राप सुन, तुझे संतान तो होगी, पर वह घोड़े से उत्पन्न होगा। रानी दौड़कर महल लौटी। रात को राजा वीर सिंह आए और दोनों विश्राम करने चले गए। अचानक आधी रात को रानी की नींद एक घोड़े की हिनहिनाहट से खुली। उसने देखा सामने एक चमकदार सफेद घोड़ा खड़ा था। रत्नप्रिया, ये क्या हो गया? मैं इस घोड़े में कैसे बदल गया? वह कोई और नहीं, खुद राजा वीर सिंह थे। हर रात राजा का घोड़ा बन जाना, श्राप का असर स्पष्ट था। अब हर रात जब चंद्रमा आकाश में चमकता, राजा वीर सिंह एक सफेद घोड़े में बदल जाते। सुबह होते ही वे वापस मनुष्य बन जाते। वैद्यों और हकीमों ने सिर ढूंढ डाले, पर कोई उपाय काम न आया। रानी रत्नप्रिया हर रात इस रहस्य को सीने में दबाए राजा को सांत्वना देती और सुबह होते ही हवन पूजन में लग जाती। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। महल में उत्सव का माहौल था, ढोल नगाड़े बजने लगे, महल सजाया गया। लेकिन एक चीज ने सबको चिंता में डाल दिया, रानी का पेट असामान्य रूप से बड़ा होता जा रहा था। दाई माँ जानकी ने राजा को एकांत में बुलाकर कहा, महाराज, ये कोई साधारण गर्भ नहीं है, मेरी अनुभवी आंखें कहती हैं यह बालक सामान्य नहीं होगा। राजा गंभीर हो गए, पर बाहर प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी। जन्म की घड़ी आई, रानी पीड़ा में चीख रही थी, सारी दाइयां इकट्ठा थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था। रानी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसकी काया तो मनुष्य की थी, पर सिर पूरी तरह से एक घोड़े का था। दाई माँ पीछे हट गई, प्रजा में हलचल मच गई, पर राजा वीर सिंह ने बालक को उठाया और कहा, यह मेरा पुत्र अर्नव है, और जो मेरी संतान का अपमान करेगा वह राज्यद्रोही माना जाएगा। राजकुमार अर्नव बड़ा होने लगा। उसका चेहरा घोड़े जैसा था, पर उसका हृदय स्वर्ण समान कोमल और वीर था। वह तीरंदाजी, तलवारबाजी, ग्रंथ ज्ञान सभी में निपुण होता गया। राजा रानी उससे बहुत प्रेम करते थे और समय के साथ प्रजा भी उसके रूप को स्वीकार करने लगी। समय बीता और अर्नव अब युवा हो चुका था। उसका शरीर बलवान, बुद्धि प्रखर और युद्ध कला में निपुण थी, बस उसका चेहरा अब भी घोड़े का था। राजा वीर सिंह ने तय किया, अब अर्नव का विवाह होना चाहिए। राजा ने कलाकारों से अर्नव का चित्र बनवाया, फिर आदेश दिया सभी राज्यों में भेजा जाए, ये चित्र राजकुमार के लिए योग्य वधू की तलाश शुरू करो। राजदूत संदेश लेकर निकल पड़। दूसरे राज्यों की राजकुमारियां चित्र देखकर चौंक गईं, क्या मैं उस राजकुमार से विवाह करूं जिसका सिर घोड़े जैसा है? मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे। और सभी ने उसका मजाक उड़ाया। राजकुमार अर्नव को जब ये सब ज्ञात हुआ, उसका हृदय टूट गया। वह उदास रहने लगा, बहुत कम बोलने लगा, अकेले तीर चलाता और महल की छत से दूर नजरों से देखने लगा। राजा ने ये देखकर नगाड़े बजवाए और नगर में घोषणा करवाई, जो भी युवती चाहे अमीर हो या गरीब, राजकुमार अर्नव से विवाह करेगी उसे मिलेगा स्वर्ण गहने, रथ और राजकुमारी जैसा सम्मान। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर भी कोई युवती सामने नहीं आई। लोग कानाफूसी करते, हंसते, लेकिन कोई साहस नहीं करता। राजा और रानी की चिंता फिर से लौट आए। और तभी एक दिन एक सुंदर, शांत पर फटेहाल वस्त्रों में लड़की जिसका नाम कावेरी था, महल के द्वार पर पहुंची और बोली, मैं राजकुमार अर्नव से विवाह करना चाहती हूँ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और अर्नव के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी जब कावेरी की 3 बहनों माया, सीमा और रेखा को पता चला कि उनकी सबसे छोटी बहन ने घोड़े के सिर वाले राजकुमार से विवाह करने का निर्णय लिया है, तो वे आग बबूला हो गईं। क्या तुझे शर्म नहीं आती? हम तुझसे बड़ी हैं, सुंदर हैं, फिर भी हम उस राजकुमार से विवाह नहीं करेंगे। वे तीनों बहनें कावेरी को पीटने लगी, उसे बल पकड़कर झकझोरने लगी। कावेरी की आंखों में आंसू थे, पर उसका मन अडिग था। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, पर मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी। उसके चेहरे पर साहस था, एक अजीब सी गरिमा थी। जैसे ही कावेरी ने विवाह का निर्णय लिया, उसी क्षण महल से एक दूत आया। उसके हाथ में एक बक्सा था जिसमें सुंदर राजकुमारी के वस्त्र, गहने और शाही जूतियां थी। महाराज वीर सिंह का आदेश है, अब से तुम शाही वधू हो। महल के सिंहासन कक्ष में नगाड़े बजे। राजा वीर सिंह ने घोषणा की, 3 दिन बाद राजकुमार अर्नव का विवाह होगा। राज्य में 3 दिन तक उत्सव और दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। विवाह से पहले अर्नव हर रोज कावेरी से मिलने आने लगा। वह उसे महल की लाइब्रेरी, बगीचा और झील किनारे ले जाता। दोनों साथ हंसते बातें करते और धीरे धीरे उनका प्रेम गहराता गया। विवाह के दिन जब राजकुमार का जुलूस कावेरी के घर से गुजरा, पीछे से एक अत्यंत सुंदर योद्धा काले घोड़े पर बेमिसाल ढंग से घुड़सवारी करते हुए आया। कावेरी की बहनों ने देखा और जलने लगी, काश हमारी बहन उस सुंदर योद्धा से विवाह करती, न कि उस भद्दे राजकुमार से। गुस्से में आकर बहनों ने फिर से कावेरी को पीटा और ताने मार
तभी कावेरी चिल्लाई, वो सुंदर योद्धा जो तुम्हें देख रहा था वही असली राजकुमार अर्णव है। इतना कहकर वह रोती हुई वहां से भाग गई और एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गई। तभी वहां एक काला कौवा आया और बोला, तूने अपने प्रेम को झूठ से ढका, इसलिए मैं फिर से श्राप में लौट आया। अगर मुझे पाना चाहती है तो लोहे के जूते पहन कौवों के महल आना, वहां मुझे पहचान कर मेरे पंख पकड़ना, पर छोड़ना मत वरना मैं फिर खो जाऊंगा। कावेरी को अब सब समझ आ गया था। वह मंदिर से सीधा गांव के लोहार के पास पहुंची और कहा, मुझे ऐसे लोहे के जूते चाहिए जो दूर दूर तक चलने पर भी न टूटे। लोहार ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाना है? कावेरी ने बस मुस्कुराकर कहा, कौवों के महल। लोहे के जूते पहनकर कावेरी ने लंबी यात्रा शुरू की। सूरज की तपन, बारिश की बूंदे, कांटे और कीचड़, पर उसने चलना नहीं छोड़ा। दिन के अंत में वह एक गहरे जंगल में पहुंची जहां उसे एक मुर्गी के पैरों वाली झोपड़ी दिखाई दी। डरते डरते कावेरी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? एक असहाय लड़की जिसे कौवों के महल जाना है। बुरी स्त्री मातंगिनी थी, दक्षिण हवा की माँ। उसने कावेरी को संदूक में छुपा लिया और कहा, अगर मेरा बेटा नाराज हो गया तो तुझे चीर देगा। थोड़ी देर बाद एक शक्तिशाली झोंका आया, दरवाजा अपने आप खुला और हवा के बीच से प्रकट हुआ वायुराज दक्ष। उसने गंध सूंघते ही कहा, यहाँ मनुष्य है। माँ ने समझाया और वायुराज शांत हुआ। वायुराज ने कहा, कौवों का महल मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर की हवा हिमपुत्र उत्तम जानता है। लोहे के जूते पानी में भिगोते रहना वरना वे कभी नहीं घिसेंगे और बिना घिसे तुम महल तक नहीं पहुंच पाओगी। कावेरी ने उत्तर दिशा में यात्रा शुरू की। पर्वत, बर्फ और नदी पार करती हुई वह एक दिन पहुंची एक नदी के किनारे जहां पानी में तैरता था कछुए के पैरों वाला घर। भीतर से एक बूढ़ी औरत जलवती ने दरवाजा खोला। कावेरी ने पूरी कहानी सुनाई। शाम को जब उत्तर की हवा हिमपुत्र उत्तम लौटा, उसने अंदर आते ही कहा, ये सुगंध मनुष्य की है, आज रात मैं इसका स्वाद लूंगा। पर जलवती ने उसे रोका और सारा रहस्य बताया। कौवों का महल 3 दिन और 3 रात दूर है, वहां कई कौवे होंगे, सबसे बड़ा कौवा ही तुम्हारा राजकुमार है। जब सब सो जाए चुपचाप जाकर उसके पंख पकड़ना, पर कभी छोड़ना मत। कावेरी ने उत्तर की हवा को धन्यवाद दिया। लोहे के जूते अब काफी घिस चुके थे। उसने फिर यात्रा शुरू की। 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके पर्वतों से गुजरी। अंधेरे तीसरे दिन के अंत में धुंध के पार एक विशाल काला महल आसमान में तैरता दिखाई दिया। महल हजारों कौवों से घिरा था, काले पंखों का एक सागर जो हर दिशा में फैला था। रात होते ही पहरेदार कौवे धीरे धीरे ऊँघने लगे। कावेरी ने अपना सिर ढंका और फुर्ती से दीवार के पास पहुंची। धीरे धीरे वह महल में घुस गई बिना एक भी पंख हिलाए। महल के अंदर एक कक्ष था, विशाल और शांत। एक बड़ा सा काला कौवा जिसके पंख सुनहरे किनारों से चमक रहे थे, खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। वहीं था अर्णव। कावेरी दौड़कर उसके पीछे गई और उसके पंख जोर से पकड़ लिए। कौवा बुरी तरह फड़फड़ाया, छोड़ दे, तू नहीं जानती तू क्या कर रही है। लेकिन कावेरी ने कसकर पकड़े रखा। वह गिर गई, घिसट गई, पर छोड़ा नहीं।